नमस्कार दोस्तों, एक पारिवारिक कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है पुनर्मिलन। कविश देर रात घर आया तो उसे व्याख्या जागती हुई ही मिली। तुम सोई नहीं अब तक? मैंने कहा है ना कि सो जाया करो, मुझे लेट हो जाता है आने में। वो अपना ब्लेजर सोफे पर रखते हुए बोला। कहाँ थे? बताया तो था कि आज एक मीटिंग है, उसी वजह से लेट हो जाएगा। वो अपनी स्लीव्स के बटन खोलते हुए बोला। तब तक व्याख्या उसके सामने आ चुकी थी। और कब तक होती रही कि ये मीटिंग्स तुम्हारी? वो अजीब से लहजे में बोली तो कविश ने उसकी तरफ देखा। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? सही कहा तुमने, मैं ही तो कुछ भी बोलती हूँ। तुम रोज देर रात घर आओ, वो सही। काम का बहाना कि देकर दूसरे के साथ वक्त गुजारो, वो सब ठीक। उसकी बातों को सुनकर कविश को एक झटका सा लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब तो बिल्कुल ठिकाने पर आया है मेरा दिमाग। मैं नहीं पसंद तुम्हें, पर हमारी बेटी, उसका तो सोचते। कविश, मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, पर यह नहीं बर्दाश्त मुझे कि मेरा पति किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिताए, मुझसे झूठ बोले। अगर इतनी ही दिक्कत है तो हम अलग हो जाते हैं ना। मैं नहीं रह पाऊंगी एक ऐसे रिश्ते में जहाँ मेरे पति को दूसरे से फुर्सत ही ना हो। उसकी बातों में दर्द साफ जाहिर हो रहा था। वो कई दिन से नोटिस कर रही थी कविश को। उसने देखा था उसे हमेशा फ़ोन में लगे हुए। उसके आने पर कॉल कट कर देना, उससे दूरी बनाना। पर आज जब उसने होटल के एक रूम में कविश को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा, तभी उसका सब्र जवाब दे गया। चिल्लाओ मत, कभी जाग जाएगी। मेरी बात दबाओ मत कविश, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे क्लियर बात करनी है। वो कुछ गुस्से से बोली तो कविश ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे लगभग खींचते हुए रूम से बाहर हॉल में ले आया। क्या क्या सुनना चाहती हो? बोलो। साथ नहीं रहना ना? ठीक है, डाइवर्स ले लेते हैं। मुझे भी घुटन होती है इस रिश्ते में। मुझे आज़ादी चाहिए तुमसे। शाम होने पर घर लौटने का मन नहीं करता क्योंकि तुम होती हो यहाँ। क्या कहा तुमने? कविशा का सोचने का? उसका सोचकर ही अब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें झेल रहा हूँ, वरना कब का अलग हो चुका होता तुमसे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी तुमसे शादी करना। श्रेया के पास जाने पर सुकून मिलता है मुझे। उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था मैं, पर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कविश का कहा एक एक शब्द व्याख्या के कान में गर्म कांच की तरह पिघल रहा था। इससे ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ भी सुनने की, ना कुछ ही बोलने की। उसका कहा एक एक शब्द तोड़ रहा था उसे। कविश और व्याख्या की अरेंज मैरिज थी। व्याख्या को कविश के घर वालों ने पसंद किया था उसके लिए, और परिवार वालों के दबाव में आकर ही कविश ने उससे शादी भी की थी। व्याख्या को कविश पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि कोई लड़की मना ना कर पाए। लेकिन हर बार हम जैसा चाहते हैं वही हो ज़रूरी नहीं। दोनों काफ़ी वक्त तक साथ रहे। व्याख्या कविश की छोटी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखती, पर उसके हिस्से कविश का वो वक्त कभी आया ही नहीं जो वो चाहती थी। कविश ने हमेशा उसे अपनी जिम्मेदारी ही समझी, कभी प्यार जैसा कुछ रहा ही नहीं। और फिर एक रात जब दोनों करीब आए, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कविशा आई, उनकी बेटी जो कविश की जान थी। वो उसे बहुत प्यार करता था। व्याख्या के साथ उसका रिश्ता कैसे भी रहा हो, पर कविशा के लिए वो एक बेस्ट फादर था। अगली सुबह जब कविश की नींद खुली तो ना बेड पर कविशा थी और ना ही व्याख्या। उसने सामने की तरफ देखा तो कबर्ड भी खुला पड़ा था, जिसे देखकर ही समझ आ रहा था कि व्याख्या घर छोड़कर जा चुकी है, साथ ही कविशा को लेकर। उसे व्याख्या के जाने का कोई दुख नहीं था, उसे परवाह थी तो बस कविशा की, अपनी बेटी की। लेकिन श्रेया की वजह से उसने ना ही व्याख्या के बारे में सोचा और ना कविशा का पता किया कि वो कहाँ पर है। 3 साल बाद। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर, प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ। 30 साल की व्याख्या अपनी गोद में 8 साल की बच्ची को लिए हुए चीखते हुए हॉस्पिटल में एंटर हुई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी चीख ऐसी थी कि सुनने वाला बस उसे देखता ही रह जाए। मैम, क्या हुआ बच्ची को? उसकी चीख सुनकर एक नर्स लगभग दौड़ते हुए उसके पास आई। मेरी बेटी, मेरी कविशा का एक्सीडेंट, प्लीज़ आप इसे बचा लीजिए। डॉक्टर, वो कहाँ हैं? आप उन्हें बुलाइए प्लीज़ जल्दी से, वो रोते हुए बोली।
नर्स ने वार्ड बॉय को बुलाया जो स्ट्रेचर लेकर आया। उसने बेटी को जल्दी से उस पर लिटाया और दूसरी नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई। कविश के सिर पर गहरी चोट आई थी जिस वजह से व्याख्या के कपड़े भी खून से सन चुके थे। डॉक्टर प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे मैं सब देने को तैयार हूँ, पर मेरी बच्ची, मेरी कभी को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर आए वो हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर बोली, संभालिए आप खुद को, हम देखते हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कहते हुए डॉक्टर इमरजेंसी की तरफ बढ़ गए और वो वहीं रखी एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कविसा ही तो उसकी ज़िंदगी थी, जिस बेटी को उसने एक खरोच तक नहीं आने दी थी। आज वो इस हालत में भी उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे इस वक्त, पर उसके साथ उसे संभालने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल अकेली थी वो यहाँ पर। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर वहाँ से बाहर निकले तो वो उठकर खड़ी हुई। डॉक्टर मेरी कभी कैसी है? वो ठीक है ना मेरी बच्ची? आप अकेली हैं? आपके साथ कोई और नहीं है? डॉक्टर के पूछने पर उसने इनकार में सिर हिलाया। आप मुझे बताइए उसकी कंडीशन कैसी है? मेरी बेटी, मैं उससे मिल तो सकती हूँ ना? वो उसकी फिक्र करती हुई बोली। आंसू अब सूखे थे, कुछ डर सा आ गया था दिल में डॉक्टर के ऐसे पूछने पर। चोट तो ठीक हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है आपकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। बाकी क्लियर रिपोर्ट आने के बाद होगा। अभी वो बेहोश है, थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा आप उससे। डॉक्टर के ये शब्द तो जैसे उसकी दुनिया सी हिला चुके थे। वो ठीक हो जाएगी ना? ये तो रिपोर्ट्स देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसे मामलों में मुश्किल होती है बहुत। एक तो बच्ची बहुत छोटी है, अभी सर्जरी करानी पड़ेगी आपको उसकी। उसमें भी कितने चांसेस हों ये हम नहीं कह सकते। डॉक्टर ने साफ शब्दों में सारी बात कह दी और वहाँ से चले गए। दिमाग काम करना बंद कर चुका था उसका। कविश से अलग होने के बाद उसने कविसा में ही अपनी पूरी ज़िंदगी देखी थी और आज उसकी बच्ची इस हालत में थी। आज सुबह ही तो कितना खुश थी वो अपने बर्थडे को लेकर, और उसने व्याख्या से जिद की थी कि वो उसे साइकिल दिलाए। और जब दोनों शॉपिंग के लिए गई तब व्याख्या एक शॉप पर सामान देखने लगी थी और कविसा एक छोटे से डॉगी को बचाने के लिए उसके पीछे भागी थी। जब तक व्याख्या भागते हुए उसके पीछे उसे रोकने को दौड़ी तब तक एक बाइक से लड़ गई थी वो। मैम आप बच्ची से मिल सकती हैं अब, एक नर्स ने उसके पास आते हुए कहा तो व्याख्या ने खुद को संभाला और दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करती हुई वो उस वार्ड में आई जहां कविसा मशीनों से घिरी हुई थी। पापा, आधी बेहोशी की हालत में जब कविसा के मुंह से व्याख्या ने ये शब्द सुना तो अपनी जगह पर ही जम सी गई। उसने अपनी बेटी को कितना भी प्यार दिया पर वो उसकी ज़िंदगी में कविश की जगह नहीं ले पाई। कविसा के लिए उसके पापा सुपर हीरो थे। बेटी के मुंह से कविश का नाम सुनकर उसकी आंखें एक बार फिर भर आई। क्या मैंने गलत किया? ये ख्याल उसके दिल को झकझोर गया। अपने और कविश के रिश्ते का ही क्या उसने सोचा? बेटी के बारे में क्यों ख्याल नहीं किया? उसकी ज़िंदगी में कौन सा अब कोई और था? वहाँ भी तो वो रह सकती थी, कम से कम उसकी बेटी को अपने पिता का प्यार तो मिलता। और आज कविश भी अपनी बेटी के पास होता। ऐसी जाने कितनी ही बातें उसके दिमाग में चलने लगी थी। माँ, एकदम धीमी सी आवाज़ में जब कविसा ने उसे पुकारा तो उसका ध्यान टूटा। हाँ मेरा बच्चा, माँ आपके पास ही है, वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली और एक हाथ से जल्दी से अपनी आंखें साफ की। कुछ कुछ नहीं होगा आपको? पापा, हाँ पापा भी आ जाएंगे, आप परेशान मत हो, वो उसका गाल सहलाते हुए बोली। व्याख्या ने सोच लिया था वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस शख्स को याद नहीं करेगी जिसने उसे इतना कुछ कह सुनाया, उसे धोखा दिया, उसकी अहमियत कभी नहीं समझी। पर आज बात उसकी बेटी की थी। उसे आज कविसा की हालत देखकर पुरानी बातें याद आने लगी थी जब एक बार कविसा को तेज बुखार आया था। व्याख्या, व्याख्या क्या कर रही हो तुम? कविश ने उसे आवाज़ दी तो वो जो किचन में थी दौड़कर रूम में आई। जी कहिए क्या हुआ? कविसा को इतना बुखार है और तुमने उसे स्कूल भेज दिया था, वो कुछ नाराज़गी जताते हुए बोला। बुखार नहीं, सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, वो बोली और फिर भागकर उसके पास आई।
कविश की गोद में कविशा थी। वो उसे स्कूल से लेकर आया था। उसने कविशा को पलंग पर लिटाया और उसके पास ही बैठ गया। डॉक्टर को कॉल हॉस्पिटल से दिखा कर लाया हूँ, तुम पानी लेकर आओ, मेडिसिन देनी है। उसके कहने पर व्याख्या जल्दी से पानी का गिलास ले आई। आज कविश को अपने काम की वजह से शहर से बाहर जाना था, पर अपनी बेटी के पास ही रहा वो। सुनिए, अगर आपको जाना हो तो आप चले जाइए, मैं हूँ कवि के पास। व्याख्या, जो कविश के सिर पर हल्के हाथ से थपकी दे रही थी, उसने कहा तो कविश ने उसे कुछ घूर कर देखा। मेरी कवि को मेरी ज़रूरत है और मैं चला जाऊं, काम से बढ़कर है मेरी बच्ची मेरे लिए, कविश ने अपने गंभीर से अंदाज में कहा। कविशा बुखार और दवा की वजह से गहरी नींद में थी और जब तक उसका बुखार कम नहीं हुआ कविश पूरा टाइम उसके पास ही रहा और एक बूंद पानी तक नहीं लिया, बस बेटी के पास बैठा रहा। पापा, जैसे ही कविशा की आंख खुली सबसे पहले उसने यही कहा था और कविश ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से चिपका लिया था। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। कविशा का लगाव पापा से ज़्यादा था, तो जब भी उसकी तबीयत खराब होती उसे अपने पापा अपने आसपास ही चाहिए होते थे। 5 दिन तक कविशा हॉस्पिटल में एडमिट रही। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखा तो उनका अंदाज़ा ठीक था, कविशा को ब्रेन ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन जल्द से जल्द होना था। माँ, हाँ बेटा बोलो। पापा नहीं आएंगे, वो अब कभी से प्यार नहीं करते मम्मा। मेरा बच्चा, आपके पास आपकी मम्मा तो है ना। अच्छा, अब जल्दी से ये सूप फिनिश करो, और फिर दवा भी तो लेनी है ना आपको। और आज मेरा बच्चा घर जाएगा, हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई आपकी, वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। कविशा को डिस्चार्ज कराकर व्याख्या उसे घर ले आई थी। क्या मुझे कविश को बता देना चाहिए कवि के बारे में? उनका भी तो हक बनता है, कवि उनकी भी बेटी है। लेकिन क्या उस शख्स को बुलाना ठीक होगा जिसने अपनी ही पत्नी को धोखा दिया? नहीं व्याख्या, तुझे इस वक्त बस अपने कवि के बारे में सोचना है। तुझे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन तेरी बेटी तो उन इंसान को अपने पास चाहती है। एक बार तो बात करके देख, शायद कवि के लिए वो आ जाए। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ भी हो। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। कविशा के आगे उसे अपना भी ख्याल नहीं था। उसने अब कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और उसमें कविश का नंबर डायल किया। फुल रिंग जाने के बाद उधर से कॉल रिसीव हुई। व्याख्या का दिल दिमाग सब जैसे जवाब दे रहा था। वो खुद से छोड़कर आई थी उसे, कैसे कहेगी उसे आने को। हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ सुनकर वो खुद के हाल पर ही मुस्कुराई। ज़रूर, फ़ोन के दूसरी तरफ श्रिया थी। हेलो, बोलोगे भी? वो आवाज़ दोबारा से आई। मिस्टर कविश से बात हो सकती है मेरी? उसने एक गहरी सांस भरकर खुद को मजबूत करते हुए कहा। कविश, किसी की कॉल आई है, उस लड़की ने कहा और 1 मिनट बाद ही कविश ने हेलो किया। हेलो, बोलिए भी। कविश, उसने लड़खड़ाती जुबान से उसका नाम लिया तो कुछ देर के लिए दोनों तरफ शांति पसर गई। उसकी आवाज़ तो कविश भी पहचान गया था। पूरे 3 सालों बाद ये पहली बार था जब उन्होंने कॉल पर एक दूसरे की आवाज़ सुनी थी। क्यों कॉल किया है? कुछ पल की चुप्पी के बाद कविश ने सवाल किया। आप प्लीज़ एक बार लखनऊ आ जाइए, कविशा को आपकी ज़रूरत है। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? उसने तुरंत ही पूछा। उसकी आवाज़ में फिक्र साफ महसूस की जा सकती थी। हाँ, उसने व्याख्या को कभी दिल से नहीं अपनाया, पर कविशा तो आज भी उसकी ही बेटी थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, यहाँ आकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस एक आखिरी रात बिता लीजिए आप मेरे साथ, मेरे घर, मेरी आखिरी इच्छा समझकर। मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, व्याख्या ने सिसकी भरते हुए कहा। व्याख्या, बताओ कवि को क्या हुआ है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो कुछ सख्ती से बोला। आ जाइए बस एक रात के लिए, कहते हुए व्याख्या ने कॉल कट कर दिया। कविश का दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। उसने अब एक भी पल देर किए बिना अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सोचने समझने का मौका लिए बिना ही भागता हुआ पार्किंग तक आया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कविशा, मेरा बेटू, पापा आ रहे हैं आपके पास, उसने खुद से कहा और स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी। उसकी आंखों के सामने पुराने पल घूमने लगे थे जब कविशा उसके साथ थी। जब पहली बार उसने कविशा को उठाया था तब का एहसास ही सबसे अलग था।
वो जो व्याख्या की प्रेगनेंसी की न्यूज़ पर खुद से ही गुस्सा हुआ था। डिलीवरी के बाद जब उसने उस नन्ही सी जान को देखा था तो आंखें भर सी आई थी। हाथ उसे उठाने से डर रहे थे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन जब डॉक्टर ने उसकी गोद में कविसा को पकड़ाया तो जैसे सुकून भर आया था उसके अंदर। उसकी नन्ही हथेलियों को थामे वो रात भर जागता रहा उसके लिए। और वो वक्त जब कविसा ने पहला शब्द पापा बोला था तब तो वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। कानपुर से लखनऊ वो 2 घंटे की दूरी भी उसे आज हजारों गुना लग रही थी। उसे अब जल्दी से जल्दी अपनी बेटी से मिलना था और उसका इंतज़ार खत्म भी हुआ। व्याख्या के बताए एड्रेस पर वो पहुंचा तो अब हिम्मत ही नहीं हुई कि वो डोरबेल बजा सके। बेटी का प्यार उसे यहाँ तक तो ले आया था पर अंदर व्याख्या भी होगी। वो व्याख्या जिसने इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश की थी। उसे याद आया कैसे ही उसके साथ वो बिहेव करता था। शादी की पहली रात जो हर एक नई शादीशुदा कपल के लिए खास होती है, उस रात वो रूम में आया ज़रूर था पर उसने आते ही फरमान सुना दिया था कि उसे व्याख्या से कोई मतलब नहीं होगा। और वो जो अपनी नई जिंदगी के इतने अरमान सजाकर इस घर में विदा हो आई थी, उसका तो जैसे हर ख्वाब टूट सा गया। फिर भी उसने अपनी तरफ से कोशिश करनी नहीं बंद की थी। और कविश के बर्थडे के दिन जब कविश लेट ही लौटा था, व्याख्या उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने कविश के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। उनका पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट था। फ्लोर पर रोज पेटल से हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ये सब क्या है? वो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोला। आपका बर्थडे है ना, तो बस उसी के लिए थोड़ी बहुत तैयारियां की थी। हैप्पी बर्थडे। कोई ज़रूरत नहीं थी इन सब की। वो बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला तो व्याख्या उसके सामने आकर खड़ी हुई। आपको नहीं ज़रूरत थी पर मेरा दिल था ये सब करने का। उसके कहने पर कविश, जिसने अभी उसे देखा तक नहीं था, उसे ही देखने लगा। वाइन कलर की साड़ी बैकलेस ब्लाउज के साथ पहने उसने अपने बालों को कर्ल करके खुला ही रखा था। मांग में उसके नाम का वो सिंदूर, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, वो आज हर दिन से अलग लग रही थी और कविश उसे देखता ही रह गया। उससे नज़रें हटाना मुश्किल सा लग रहा था। केक कट करें? मैंने आपका फेवरेट वैनिला केक बनाया है। अपने हाथों से वो उसे खुद को देखता पाकर धीरे से बोली। जाने क्या नशा सा छाया था उसे देखकर आज कविश पर कि उसने हाँ में सिर हिलाया। वो खुश हुई और झट से उसका हाथ पकड़कर टेबल की तरफ ले आई जहाँ अच्छी डेकोरेशन थी। आसपास कैंडल्स जल रही थी जिनकी खुशबू रूम में फैली हुई थी। कविश ने केक कट किया उसके साथ। आप बैठिए, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ, कहकर वो जाने को हुई कि लगा साड़ी का पल्लू कहीं फंस गया। तो वो पीछे मुड़ी तो आंखों में हैरानी उतर आई। उसकी साड़ी का पल्लू कविश के हाथ में था। आपको कुछ चाहिए? उसने हकलाते हुए पूछा। तुम? उसके मुंह से अनायास ही निकला जो व्याख्या के दिल को धड़कने से रोक सा गया। कविश, आप ठीक तो हैं ना? वो धीरे से बोली। बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आज तुम चाहिए। वो उसके करीब अपने कदम बढ़ाते हुए बोला और बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हुआ। आप प्लीज़, वो कुछ कहने को हुई कि कविश ने उसके होठों पर उंगली रखी और एक हाथ उसकी कमर में लपेट कर उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। वो आज की रात बहक चुका था और उसने वो किया जो उसका दिल किया। व्याख्या भी उसे नहीं रोक पाई। वो उसकी पत्नी थी, उसे भी तो अपने पति का प्यार चाहिए था। पर सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब उस रात के बाद से कविश उससे और भी दूर रहने लगा। उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ पर उसने उस रात को अपनी गलती कहा था जो शायद व्याख्या के लिए गाली से भी बढ़कर था। और फिर पत्नी के होते हुए भी उसका बाहर एक्स्ट्रा अफेयर। सब याद करके वो पछतावे से भर आया। पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। एक मन हुआ कि वो लौट जाए यहीं पर। फिर बेटी का ख्याल उसे मजबूर कर गया और उसने डोरबेल बजाई। कौन आया होगा इस वक्त? व्याख्या, जो कविश को सुला रही थी। उसने खुद से ही कहा। उसे नहीं पता था कि कविश इतनी जल्दी आज ही आ जाएगा। बेटू, आप बस 2 मिनट वेट करो, माँ आ रही हैं। व्याख्या के कहने पर कविशा ने सिर हिलाया तो अब उठकर बाहर आई और डोर ओपन किया। सामने उसे देखकर एक पल को जैसे यकीन नहीं हुआ। वो अब बिल्कुल बदल सा चुका था। ब्लैक कलर की चेक की शर्ट, बड़े हुए बाल और बियर्ड। आप? कभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही कविश ने कहा, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराई।
थैंक यू आने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि आपकी बीवी आपको आने देगी, वो भी इतनी जल्दी। वो दर्द से बोली तो कविश ने नज़र उठाकर उसे देखा। आइए, कभी सामने वाले रूम में है, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, उसे कविश से कोई उम्मीद नहीं थी, पर आज उसे सामने देखकर दिल भर सा आया था। हाँ, उसे कविश से कोई उम्मीद नहीं थी, पर आज उसे सामने देखकर दिल भर सा आया था उसका। पर कविश को तो जैसे आज भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सीधा उसके बताए रूम की तरफ आया, जहाँ बेड पर कविशा लेटी हुई थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पर बैंडेज था, दूसरे हाथ पर कैनुला अब भी लगा हुआ था। मेरा बेटू, कविशा को ऐसे देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसकी आवाज़ पर कविशा जो आंखें मूंदी थी, उसने अपनी आंखें झट से खोल दी। मेरा बेटू, कविशा को ऐसे देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसकी आवाज़ पर कविशा जो आंखें मूंदी थी, उसने अपनी आंखें झट से खोल दी। पापा, पापा, आप सच्ची में हो? वो अविश्वास से बोली। माँ, माँ, आइए देखिए पापा, पापा रियल में आए हैं ना, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो गुस्सा नहीं है कभी से। बेटी के शब्द उसका सीना छलनी कर रहे थे। वो अब तेज कदमों से उसके पास आया और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कविशा की पकड़ तेज थी, जैसे कोई उससे छीन ना ले उसके पापा को। ये देखकर व्याख्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आंसू रोकना मुश्किल था उसके लिए। मेरा बच्चा, मेरा कवि, हाँ बेटू, पापा आ गए। पापा आज भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करते हैं मेरी जान, कहते हुए वो उसके चेहरे और उसके हाथ को चूम रहा था। ये सब कैसे हुआ मेरा बच्चा? उसने कविशा की पीठ सहलाते हुए पूछा। एक डॉगी सड़क पर भाग रहा था पापा, उसे चोट ना आए इसलिए मैं दौड़ गई और चोट आ गई। पर अब मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मुझे चोट ना लगती तो आप मेरे पास ना आते। बेटी के शब्द दिल को चीर रहे थे, ग्लानि खुद को खाए जा रही थी। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो उसके गाल को सहलाकर बोला। आप कहाँ थे इतने दिन? मैंने और माँ ने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है, माँ कहती नहीं थी, पर मैंने उनको रोते हुए देखा है। और जब हम इधर आए थे तब माँ बहुत कविशा, रेस्ट करो बेटा, ज़्यादा बोलना नहीं है अभी आपको, उसे अपने बारे में बताता देख व्याख्या ने जल्दी से कहा। अभी तो पापा से बहुत बात करनी है मम्मा, अगर मैं सोई वो चले गए तो, उसने मासूमियत से कहा। कहीं नहीं जा रहे आपके पापा, माँ कह रही है ना सोने को, आज मेरा बच्चा पापा की गोदी में सोएगा ना, वो प्यार से बोला। तो वो खुश हो गई। कविश उसे सुलाने लगा तो व्याख्या रूम से निकलकर हॉल में आ गई। करीब आधे घंटे बाद कविश कविशा को सुलाकर हॉल में आया। क्या लेंगे आप? कॉफ़ी? कॉफ़ी बना दूं? वो उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। नहीं। हाँ, आपको तो जाना होगा ना, आप चले जाइए, मैं संभाल लूँगी उसे, बहुत ज़िद कर रही थी वो, और डॉक्टर ने उसे खुश रखने को कहा है, इसलिए आपको परेशान करना पड़ा। सॉरी इसके लिए। तुम आज भी सब खुद से ही डिसाइड कर लेती हो ना? कविश ने सामान्य सी आवाज़ में पूछा। जब पता है तो करना ही पड़ता है। आपकी बीबी आपका इंतज़ार कर रही होगी। मैंने सिर्फ एक रात के लिए आपको बुलाया था, पहले तो जो हुआ वो हो गया, पर अब उन्हें बुरा ना लगे कि आप अपनी बेटी के पास आए हैं। वो बोली तो कविश उसे ही देखने लगा। व्याख्या के शब्द कड़वे भले थे, पर कविश को इससे तकलीफ नहीं हो रही थी। उसने व्याख्या के साथ क्या किया था इस बात का अंदाज़ा तो उसे भी था। डॉक्टर ने क्या बताया कवि के बारे में? एक्सीडेंट की वजह से और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। ब्रेन ट्यूमर है उसे, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा है। और तुम ये बात मुझे कब बताने वाली थी? उसकी बातों में इस बार गुस्सा सा था। उसकी बेटी इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी और उसे कोई खबर तक नहीं है। आपको 3 साल तक आपकी बेटी ही नहीं याद रही, तो मुझे नहीं लगा कि आपको ये बताने की ज़रूरत है, पर उसे भी आपसे मिलना था और उसकी तबीयत बिगड़ती आपको याद करके। कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है? डॉक्टर अग्रवाल। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, कहते हुए वो वहीं रखे सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। व्याख्या कुछ पल तो उसे देखती रही, फिर जाकर उसके लिए कॉफ़ी बना लाई। आवाज़ सुनकर कविश ने सामने देखा, जहाँ कॉफ़ी कप रखा था। पी लीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। डिनर बनाया नहीं है, थोड़ा टाइम। भूख नहीं है मुझे, वो उसकी बात काट कर बोला। और फिर से खामोशी पसर गई थी दोनों के दरमियान। दोनों ने कुछ नहीं खाया।
आप रुकेंगे? खामोशी तोड़ते हुए एक आस के साथ व्याख्या ने सवाल किया। कोई दिक्कत है रुकने से? नहीं, मुझे मुझे नहीं, उसने तुरंत ही कहा। तो वो कविसा के रूम में लौट कर आया। एक डबल बेड ही था रूम में। उसे कविसा के पास ही रुकने का मन था तो वो बेड की तरफ ही देख रहा था। आप लेट जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी, वो वहां आते हुए बोली तो कविस उसे देखता रह गया। बिल्कुल भी नहीं बदली थी वो, आज भी खुद से पहले उसे रखने की आदत सी थी उसकी। ऊपर ही लेटो, जगह है तो एक साइड तुम हो जाना, दूसरी साइड मैं। कविस के कहने पर उसने सिर हिलाया और एक तरफ जाकर लेट गई। तुम्हें लगता है मुझे नहीं परवाह तुम दोनों की? व्याख्या, एक एक पल तड़पा हूँ अपनी बच्ची के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए, उसके मुंह से पापा सुनने के लिए। और तुम्हें लगता है मुझे ज़रूरत नहीं कुछ जानने की? मैं भी इंसान हूँ यार, गलतियाँ सबसे होती हैं। हाँ, मुझसे कुछ ज़्यादा ही हुई। मैंने सबसे ज़्यादा गलत तुम्हारे साथ किया। जब तुम थी मेरे पास तब तुम्हारी वैल्यू नहीं की, पर तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ मुझे कि कितना गलत था मैं। मुझे लगता था कि तुम नहीं समझती मुझे। श्रेया के साथ हंसी मजाक वक्त बिताना मेरी असल बर्बादी थी। वो थी तो मुझे लगता था वहाँ सुकून है, और मुझे होश नहीं था कि अपने घर से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मेरा परिवार तुम और कवि थे जिसे मैंने अपने हाथों से बर्बाद किया। तुम्हारे साथ जो किया मैंने, उसकी सज़ा मिली मुझे। वो लड़की श्रेया, उसने मुझे चीट किया। वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती थी। वो जैसा कहती गई मैं वैसा करता गया। ये नहीं कहूँगा कि सारी गलती उसकी थी, मैं भी बच्चा नहीं था लेकिन अंधा हो गया था, और अक्ल आने तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। मैंने तुम्हारा हक छीना और उसने मुझसे मेरा सब कुछ। व्याख्या, मैं तुम्हें और अपनी कवि को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता था, पर मेरे पास हिम्मत नहीं थी इतनी कि तुम्हारे सामने आ सकूं, तुम्हारा सामना कर सकूं। जो गलती मुझसे हुई उससे मैं अपने ही नज़रों में गिर गया। मैं कैसे ठीक करता सब, जब मैंने ही सब तबाह किया था। मैंने कभी तुम्हें समझने तक की कोशिश नहीं की। तुम्हें इतना कुछ किया मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, और हमारी कवि की अब 3 सालों से अकेले परवरिश की सब दिखता है मुझे। कवि को अपने सीने से लगाए हुए वो व्याख्या की ओर देखता हुआ मन ही मन बोला। व्याख्या, जो सुनी आंखों से सेलिंग को देख रही थी, कहने को बहुत कुछ था आज कविस के पास, लेकिन व्याख्या से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी अब उसमें। सुबह जब कविसा उठी तो अपने पापा को अपने पास देखकर वो बहुत खुश हुई थी। कविश ने डॉक्टर अग्रवाल से बात करके कविसा की सर्जरी की डेट कंफर्म कर ली थी। 1 हफ्ते बाद सर्जरी होनी थी। पापा अब हमारे साथ रहेंगे ना? हम तीनों खूब मस्ती करेंगे, वो कविश के फ़ोन पर गेम खेलती हुई बोली। पापा को काम होता है बेटा, उनकी फैमिली उनका वेट कर रही होगी, व्याख्या उसे समझाते हुए बोली। क्या माँ, आप भी बुद्धू हो क्या? पापा की फैमिली अलग थोड़े होगी, वो तो हम ही हैं ना, वो अपने गेम में बिजी होती हुई बोली। कभी जिद नहीं करते, फ़ोन दो उन्हें उनका, इस बार व्याख्या ने उसे कुछ डांट कर कहा। पापा देखो ना, मुझे चोटू आई है, फिर भी मम्मा डांट रही हैं, आप ही कह दो ना कि आप नहीं जा रहे अपने कभी को छोड़कर। वो अब फ़ोन एक तरफ रखते हुए कविश का हाथ पकड़कर मासूमियत से भरकर बोली। उसने धीमे से कहा। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि पापा हमसे दूर नहीं जाएंगे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप नाराज़ हो ना उनसे जो वो हमारे पास अब तक नहीं आए, पर अब हम हमेशा साथ रहेंगे। वो नासमझ सी बच्ची अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। कविश प्लीज़ अब आप चले जाइए यहाँ से। वो कविसा को बेड पर बैठा कर उठा ही था कि व्याख्या ने दबी सी आवाज़ में कहा, वो मेरी भी बेटी है और वो मुझे रुकने का कह रही है, अभी उसकी सर्जरी भी होनी है। वो सब मेरा काम है, मैं देख लूँगी, पर मेरी बच्ची को झूठी उम्मीद मत दिलाइए। बहुत मुश्किल से मैंने उसे और अपने दिल को समझाया था, अब आप फिर से। कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं टूट रही किसी की। अगर मेरी बच्ची चाहती है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और मुझे लगता है इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो उसके बगल से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ गई। इतना कहकर वो उसके बगल से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ गया। वो जल्दबाजी में चला आया था, ना ही कोई सामान ना कुछ। तो उसने बाहर आते ही किसी को कॉल लगाया और अपना सामान मंगवाया। वो पूरे टाइम कविसा के साथ ही रहा। सर्जरी के लिए जब वो दोनों कविसा को हॉस्पिटल में लेकर आए तब वो दोनों का ही दिल घबरा रहा था। माँ पापा, हाँ मेरा बच्चा, दोनों ने एक साथ ही कहा।
आप दोनों अब मेरे पास ही रहोगे ना? मुझे मेरे माँ पापा दोनों चाहिए। उसके कहने पर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बेटू आप ठीक हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे, ओके? व्याख्या ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा। नहीं माँ, नॉट ओके। पापा आप बोलिए ना। अब आप हमसे दूर नहीं रहेंगे। आप इतने टाइम तक अलग थे हमसे। हमने आपको कितना मिस किया था। आपको भी तो हमारी याद आई होगी ना? आपको नहीं पता पापा, पर माँ आपके लिए रोती थी। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब मैंने माँ को एकदम अकेले देखा। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे। आपकी फैमिली दूसरी है, मैंने माँ को कहते सुना था। पर आप हमारे साथ नहीं रह सकते क्या? आप तो मेरे बेस्ट पापा हो ना, तो माँ का भी ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तब तो मेरी माँ टूट जाएंगी पापा। आप प्लीज़ उनके साथ ही रहिएगा, उन्हें अकेला मत छोड़ना। ये मेरी लास्ट विश। उनकी वो 8 साल की बच्ची जो नासमझ सी थी लेकिन हर बात जानती थी, उसने देखे थे अपनी माँ के आंसू। कभी नहीं, प्लीज़ बेटू ऐसी बातें नहीं करते। अपनी छोटी सी बेटी की ये सब बातें सुनकर वो शर्मिंदगी से भर आया था। वहीं व्याख्या, जिसके हाथ में कविता का हाथ था, बेटी की बात सुनकर वो फफक कर रो पड़ी थी। माँ आप रोइए मत, वो धीमे से बोली। मैं कहाँ, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं रो रही बेटू, बस आपकी सर्जरी हो जाए फिर हम घर चलेंगे। आप जल्दी से ठीक हो जाओ बेबी। वो तुरंत ही अपने आंसू साफ करते हुए बोली। कभी आपकी फैमिली, आपके माँ पापा दोनों आपके साथ रहना चाहते हैं मेरा बच्चा। कहते हुए कविश ने उसका माथा चूम लिया। डॉक्टर्स के साथ कविशा को ओटी में ले जाया गया और वो दोनों वहीं बाहर खड़े थे। व्याख्या को परेशान होता देखकर और कवि की कही हुई बातें सुनने के बाद कविश उसकी तरफ आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कविश, वो धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, बहुत बहादुर है वो उसे समझाते हुए बोला तो व्याख्या उसके सीने से लिपट गई। उसे भी किसी का साथ चाहिए था और कविश झिड़कते हुए ही सही वो उस पर अपनी बाहें लपेट चुका था। मेरी बेटी ने कह दिया, लेकिन तुम नहीं मान सकती या कह सकती कि याद किया था। कविश के कहने पर वो उससे अलग हो उससे नजरें चुराते हुए बोली, जब पता है आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है तो क्या फ़ायदा? प्लीज़ व्याख्या अब और मत गिराओ मुझे मेरी ही नज़रों में। तुम्हारे जाने के बाद तुमसे दूर होकर तुम्हारी अहमियत समझ आई। अपना परिवार मैंने खुद से ही बर्बाद किया। श्रेया से शादी नहीं की। वो लालची लड़की पैसों के लिए मेरे साथ थी, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। मेरे कर्मों की सज़ा मिली है मुझे। पर तुम्हारा फ़ोन तो वो लड़की, वो श्रेया रिया थी, वो मामा जी की लड़की घर आई थी, उसी ने कॉल रिसीव की थी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो मुझे। मैं अब तुमसे और अपनी बच्ची से अलग नहीं रह सकता। वो अपना हाथ जोड़ते हुए बोला। व्याख्या की आंखों के सामने उनकी शादी से लेकर अलग होने तक के पल घूम आए। वो भी तो चाहती थी उसे, और अब जब कविश को पछतावा था तो वो कैसे मना कर सकती थी। कविशा की सर्जरी भी सफल हुई थी, उनकी बच्ची की बीमारी उन्हें पास ले आई थी। उनकी बेटी ने उनके परिवार को एक बार फिर से पूरा किया था और कविश अब उसने भी जो गलतियां की थी उन्हें ना दोहराते हुए व्याख्या को अपनी ज़िंदगी में वही जगह दी थी जिसकी वो हकदार थी। व्याख्या की हर शिकायत कविश के प्यार ने दूर की थी अब, और वो एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे थे। गलती होना ही गलती नहीं है, उसका पछतावा सबसे बड़ा होता है, जो कविश को था, और कविश ने अपनी गलती सुधारी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई